हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। अगर हम बात करें राजस्थान के दुर्गों की तो दुर्गों में पड़ते क्या है, कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये तो ज्योग्राफी में पहाड़ियाँ पड़ते हैं। मंदिर कौन से हैं दुर्गों में, वो अपन अलग से पढ़ते हैं। महल कौन से हैं, वो अलग से पढ़ते हैं। छतरियाँ अलग से पढ़ते हैं। बावड़ी अलग से पढ़ते हैं। तालाब अलग से पढ़ते हैं। मतलब दुर्ग पढ़ने में कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है, क्योंकि चीज़ें हम अलग से भी पढ़ते हैं इनको, ये एक रिवीजन है। दुर्ग में होने वाली घटनाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। एक बार देखो, दुर्गों का पढ़ने का अपना वही ट्रेंड है, गंगानगर से लेकर चलते हैं अपन बाउंड्री बाउंड्री पे। लेकिन दुर्गों के बारे में हम बात करेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने दुर्गों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। देखो, राजस्थान के दुर्ग, अगर राजस्थान के दुर्गों की बात करूं मैं, तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं। समझो इनको, इनमें ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। गिरी दुर्ग, नाम से ही पता चल रहा है, गिरी मतलब होता है पर्वत। जो पर्वतों पर बने होते हैं उन्हें गिरी दुर्ग बोलते हैं। वन दुर्ग, जो जंगल में बने हुए होते हैं। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि आप ये नाम से नहीं समझ सकते, इसलिए एग्जामिनर इनको पूछता है। एरण दुर्ग होता है जहां पर पहुंचना कठिन हो, जिसका मार्ग पथरीला हो, कंटीले झाड़ियां हो, जंगलों से गुजरना पड़े, तो वो कहलाता है एरण दुर्ग। पारिक, देखो पारिक का तो हो जाएगा पारिक। पारिक है परी, यानी चारों ओर है मतलब खाई, जिसके चारों ओर खाई हो वो है पारिक दुर्ग। भरतपुर का जो किला है ना, उसके चारों ओर खाई है गहरी, उसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो गहरी खाई है भरतपुर के किले के, तो नाम से ही पता चल गया। पारिध, पारिध शब्द बना है परिधि से। परिधि का मतलब होता है चारों ओर गोला, आप जानते हो, मतलब जिसके चारों ओर की दीवार मजबूत हो, मतलब जिसकी परिधि मजबूत हो। पारिद दुर्ग। धावन, जो धूल में बना हो, यानी रेत में बना हो, धावन, धवन दुर्ग। जल दुर्ग, जो जल के अंदर बना हो। सहाय दुर्ग, जहां राजा के विश्वास पात्र लोग रहते हो, जहां राजा को सहायता मिलती हो, उसके विश्वास बंधु रहते हैं, ऐसा किला हमारे राजस्थान में इस दृष्टि को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। वैसे कुछ सहायक दुर्ग तो हैं, लेकिन ध्यान में रख के कि ये दुर्गों की विशेषता है कि इस टाइप के दुर्ग बनाए जाते थे। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग जो सैन्य दृष्टि से मजबूत हो, और यही किले सबसे बेस्ट माने जाते हैं, सैन्य दुर्ग। आपसे पूछे शुक्र नीति में 9 दुर्ग है ना, इनमें बेस्ट कौन सा है, तो सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब वापस समझ लो। गिरी दुर्ग, गिरी मतलब पर्वत पर बने हुए। वन दुर्ग, जंगल में बने हुए। एरण, जो कंटीली झाड़ियां पथरीले रास्तों में हो। पारिक, चारों ओर खाई हो। परिधि, जिसकी मजबूत हो। धावन, जो धूल पे बने हो। जल, जो जल में बने हो। सहाय, जहाँ सहायक लोग रहते हो। सैन्य दुर्ग, जो सैनिक दृष्टि से मजबूत किला हो। बस यही तो है। गिरी दुर्ग मतलब पहाड़ी दुर्ग। वन दुर्ग, जो जंगल में बना हो, जैसे आपके सज्जनगढ़ का किला है। रणथंबोर है, रणथंबोर बेस्ट उदाहरण है वन का। एरन दुर्ग, जहां पहुंचने के लिए पथरीले रास्ते हो, कंटीली झाड़ियां हो, जैसे कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंबोर है। रणथंबोर के बारे में तो कहा ही जाता है ना, यहाँ पहुंचना मुश्किल है रणथंबोर में। कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये पहाड़ी इलाके हैं। कंटीली झाड़ियां, पथरीला मार्ग। पारिक मतलब जिसके चारों ओर खाई हो, तो गहरी खाई स्थित हो, वो है भरतपुर का किला। पारिद, जिसके चारों ओर का परकोटा मजबूत हो। जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ का तो बहुत मजबूत परकोटा है, दीवार मजबूत हो। धामन दुर्ग, रेत के टिलों पर जो रेगिस्तान वाले हैं। बटनेर है, जैसलमेर का है। बीकानेर का, जूनागढ़ है। और नागौर का किला है। नागौर का फोर्ट है। ये राजस्थान में प्रसिद्ध रेत के किले हैं, जमीन पे बने हुए हैं ये। बटनेर है, जैसलमेर है, जूनागढ़ है, नागौर है।
जलदुर्ग चारों ओर विशाल जलराशि से घिरे हो, जैसे गागरोन है। गागरोन का किला हम पढ़ेंगे। दो नदियां आहू और काली सिंध पे, भैंसोरगढ़ चंबल और बामनी पर, शेरगढ़, शेरगढ़ का किला परवन नदी पर। ठीक है, तो ये जलदर की श्रेणी में आते हैं। सहाय दुर्ग, जहां राजा के विश्वास पात्र बंधुजन रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखे हमारे कोई किला नहीं बनाया गया। सैन्य दुर्ग, जिसमें युद्ध में तैयार चतुर सैनिक रहते हैं, चित्तौड़गढ़, ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। कौन सा? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि दुर्ग बनाए सुरक्षा की दृष्टि से जाते थे, तो सैनिक व्यूह रचना वाले बेस्ट दुर्ग होते थे। तो ये दुर्ग हैं शुक्र नीति के अनुसार। चाणक्य ने चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए। चाणक्य नीति के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। नंबर 1 है तो चाणक्य नीति के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। ओदक दुर्ग है, वो एक जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जलदुर्ग कह दो या ओदक कह दो, जहां पर शुक्र नीति में जिसको जलदुर्ग कहा है, चाणक्य ने उसे ओदक दुर्ग कहा है। तो ओदक जल को बोलते हैं। पार्वत, पार्वत शब्द बना है पर्वत से, तो ये तो गिरिदुर्ग ही हो गया ना। धावन मतलब वही रेत के टीलों वाला जमीन पे बना हुआ, और वन, चारों है तो शुक्र नीति वाले ही हैं। चारों शुक्र नीति में, जिसने बस 4 लिए हैं। जलदुर्ग यानी इसने लिया है कि कौन सा कहां पे बना हुआ है, लोकेशन लिए इसने केवल। शुक्र नीति में क्या किया, लोकेशन भी है और विशेषताएं भी हैं। जैसे सैन्य दुर्ग कोई लोकेशन थोड़ी है, सैन्य दृष्टि से बनाए गए। यहाँ लोकेशन है, जल में बने हैं कि पर्वत पे बने हैं कि धरती पर बने हैं कि वन में बने हैं। 4 लोकेशन बताइए इसने। 4 लोकेशन पे बने दुर्ग। एग्जाम्पल वही हैं जो सेम है। ज्यादातर किले तो पर्वत पे हैं, तो वो तो ठीक है। धावन दुर्ग आपके रेगिस्तान वाले, जो शुरू होंगे हनुमानगढ़, बटनेर, बीकानेर, जूनागढ़, जैसलमेर, नागौर। और वन दुर्ग जंगल में, रणथंबोर है, सज्जनगढ़ है, कुंभलगढ़ है। ये अभ्यारण्य से आप जंगल का पता लगा सकते हो। और जल दुर्ग है ही, गागरोन जल दुर्ग है, शेरगढ़ है, भैंसोगढ़ है। दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से करवाया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में ऊंचे पर्वतों पर दुर्ग बनाने का क्या कारण था? सुरक्षा की दृष्टि से। सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य महाराष्ट्र है, और सेकंड नंबर राजस्थान है। सबसे ज्यादा दुर्ग महाराष्ट्र में है, लेकिन वो दुर्ग सच में बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे दुर्ग हैं। और राजस्थान का सेकंड नंबर है। कोई कहता है एमपी का सेकंड नंबर, पर वो दुर्ग है ही नहीं रियल में, छोटे छोटे दुर्ग हैं, वो तो चौकियां समान है हमारे लिए तो। ठीक है, तो चित्तौड़ का दुर्ग इतना है कि महाराष्ट्र के आधे किले उसके अंदर आ जाए। तो इस प्रकार से हमारे बड़े बड़े विशाल दुर्ग हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, ये ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं नंबर 1 गंगानगर, सबसे ऊपर। गंगानगर में कोई भी नहीं है। नंबर 2 पे लेते हैं, गंगानगर के साइड में मैं हमेशा हनुमानगढ़ लेता हूँ। हनुमानगढ़ में है भटनेर का किला। भटनेर का जो किला है वो बनाया था भूपत भाटी ने। किसने बनाया था? भूपत भाटी ने। भटनेर की लोकेशन क्या है देखो। भटनेर की लोकेशन देखो, ये रहा भटनेर। भटनेर का किला यहाँ पे है। तो जो भी विदेशी आक्रमणकारी इंडिया में आता था, तो सबसे पहले विदेशी भटनेर पर आक्रमण करता था। भटनेर को तबर हिंद बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मुस्लिम ग्रंथों में इसे तबर हिंद बोला जाता था। भटनेर का ही नाम है तबर हिंद। तो जो भी आते थे वो तबर हिंद पर, भटनेर पर आक्रमण करते थे। मुस्लिम ग्रंथों में इसे तबर हिंद कहा गया है। मुसलमानों का मेन इलाका रहा है ये हमेशा से।
वो इसको जीतते भी थे, सब इसको जीतना भी चाहते थे। तो कई विदेशी आक्रमण इसने झेले हैं। उधर से आने वाला, चाहे महमूद गजनवी का आक्रमण हो, चाहे वहां से आने वाले तैमूर का आक्रमण हो, चाहे मंगोलों के आक्रमण हो, तबर हिंद ने सब आक्रमण झेले हैं बटनेर के किले ने। बटनेर के किले को इसीलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला जाता है। राजस्थान के उत्तर में है ना, उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको बोलते हैं। ये किला भाटियों ने बनाया था, भूपत भाटी नाम के राजा ने बनाया था, जो श्री कृष्ण का वंशज था। भूपत भाटी का दो या भट्टी राजा ने बनाया था, उसी की संतान भाटी कहलाई थी। राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है ये। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण इस किले पे हुए हैं। इस पे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है, इस पे मंगोलों का आक्रमण हुआ है, इस पे तैमूर का आक्रमण हुआ है। अकबर की जागीर के रूप में रहा, अकबर ने बाद में राय सिंह को जागीर के रूप में दिया। उसके अलावा हुमायूं का भाई था, उसका भी यहाँ पे आक्रमण हो रखा है। बाबर का बेटा, उसने भी यहाँ पे, कामरान का भी आक्रमण हो रखा है। उसके अलावा आखिर में इसको बीकानेर के राजा ने जीत लिया, बटनेर को, और फिर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया, क्योंकि जिस दिन जीता था उस दिन मंगलवार था, बालाजी के नाम पे रख दिया। चलो तो अब इस पे अपन बात करते हैं। बटनेर, बटनेर मतलब हनुमानगढ़ का किला 285 ईस्वी में बन गया। तो सबसे पुराना हो गया। किसने बनाया? भूपत भाटी या राव भट्टी ने। इसी की संतान भाटी कहलाई। देख लो, 285 में बनाया तो सबसे पुराना हो गया। इसे भाटियों की मरोड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़। किवाड़ का मतलब रास्ता, क्योंकि कोई भी आएगा तो पहले इसको जीतना पड़ेगा। ये सामने खड़ा है। इसका शिल्पी केकैया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, 285 में ही बन गया था। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले हैं, क्योंकि उधर से आएगा तो सबसे पहले उनके लिए यही किला आता था। ये एक धावन दुर्ग है। जैसलमेर, ये हनुमानगढ़ में कोई पहाड़ तो है नहीं, रेत के किले हैं, वहां पे बना हुआ है। 1001 में महमूद गजनवी ने इसको जीता था। देखो, मुसलमानों में महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था, उसने इसको 1001 में जीत लिया था। बलबन जब राज हुआ करता था यहाँ भारत में, सुल्तान था बलबन, उसका दुर्गाध्यक्ष था यहाँ पर शेर खां, और मंगोल आक्रमण का उसने प्रतिरोध किया था। बलबन के समय जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, तब उसने, जो इस दुर्ग को देख रहा था, उसका नाम था शेर खां, वो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। तभी एक क्वेश्चन बनता है कि शेर खां की मजार कहाँ पर है? शेर खां की मजार, शेर खां की मजार है बटनेर में, बटनेर के अंदर है। 1398 में जो तैमूरलंग था, उसने जब भारत पे आक्रमण किया था, तब उसने, भारत पे आएगा तो पहले बटनेर पे आएगा। यहाँ पे शासक था दुल्ला राय भाटी, बड़ा जीता तो ये था। और तैमूर ने कहा, तैमूर ने क्या कहा इसके बारे में? तैमूर ने कहा कि मैंने इतना मजबूत किला पूरे भारत में नहीं देखा है। शानदार क्वेश्चन है। तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो दुल्ला राय भाटी यहाँ पे था, दुल्ला राय भाटी था। और यहाँ पर इस किले की खास बात है, यहाँ पे साका होता है, यहाँ पे साका होता है। यहाँ पे साका होता है इस दौरान, दुल्ला राय भाटी। और यहाँ पर खास बात है कि मुस्लिम जो महिलाएं थी, उन्होंने भी जोहर किया था। जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो दुर्ग में जो मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने भी जोहर किया था, मुस्लिम सेवक के रूप में थे। तो तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। ये इतना मजबूत किला था कि पूरे भारत में नहीं देखा। ये तैमूर का कथन है। पूछेंगे कि तैमूर ने किस किले को भारत का मजबूत किला बताया, और तैमूर की पुस्तक है तुजुके तैमूरी, उसमें इसका उल्लेख किया है तैमूर ने। तुजुके तैमूरी में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। देखो, ये इसी का ही पार्ट है।
मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। हुमायूं का भाई था कामरान, बाबर का बेटा, उसने भी इस पे अधिकार कर लिया था। हुमायूं के भाई ने, इतिहास में पढ़ा है हमने कि हुमायूं के भाई ने, कामरान ने बटनेर पर अधिकार कर लिया था। तो बीकानेर का राजा जैस सिंह गया था और कामरान को हराया था। ये इतिहास में हम पढ़ते हैं। बटनेर का युद्ध में कामरान पराजित हुआ था। 1805 की बात है। बीकानेर के राजा सूरज सिंह थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। इस समय इस किले को जाब्ता खां संभालता था। मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीतकर उन्होंने हनुमानगढ़ नाम रख दिया इस किले का। यह है किले की कहानी बटनेर दुर्ग की। तो बटनेर का किला जो बना था, ये कौन सी पीडीएफ रह गई? एक सेकेंड, दुर्ग की फोटो थी। किले, हाँ किले नाम से थे, मैं दुर्ग नाम से ढूंढ रहा हूँ। फोल्डर कहाँ रह गया वो? चलो एक बार फोल्डर देखता हूँ मैं। दुर्ग, ये रहा फोल्डर। इसमें अपन बटनेर, ये रहे दुर्ग, और दुर्ग में बटनेर। ये रहा बटनेर का किला। ये रहा, जमीन पे बना हुआ है, देखो ये। इसके चारों तरफ देखो कितनी बुर्जें हैं। बुर्जे, इन मोड़ को बुर्ज बोला जाता है। ये इसका परकोटा है, अंदर है, नष्ट हो चुका है काफी हिस्सा इसका। ये है, ये पूरा देखो कितनी बड़ी सिटी बसी हुई है इसके चारों ओर, ये किला है। ठीक है, तो ये है बटनेर, सबसे पुराना किला है। भाटियों का बनाया हुआ है। भाटियों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और भाटियों की फिर कई ब्रांचें निकली, जिनमें सिखों में बताते हैं भाटिया है, मुसलमानों में भुट्टो है, भट्टी है, भाटी है। ये सब शाखाएं इसी में से निकली हुई है। तो भाटियों की मरोड़ बोला जाता है इसको। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण इसी किले ने देखे थे। मोहम्मद गजनवी का देख लो, चाहे यहाँ मंगोलों का देख लो जिसमें शेर खां मरा था, तैमूर का देख लो जहाँ महिलाओं को भी जोहर करना पड़ा। तैमूर ने तो कहा था इतना मजबूत किला पूरे भारत में मैंने नहीं देखा। कामरान भी यहाँ पे, हुमायूं के भाई ने भी अधिकार किया था। इतिहास में पढ़ते हैं हम, जय सिंह ने हराया था इसको। सूरज सिंह ने फाइनली इसको जीत लिया था और इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। तो ये है बटनेर। अब हनुमानगढ़ से नीचे चलते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। तो अब गंगानगर से नीचे चलेंगे अपन। तरीका वही, बीकानेर। बीकानेर में आप जानते हो जूनागढ़, जमीन का जेवर। बीकानेर, बीकानेर में है जूनागढ़। ये चतुर्भुज आकृति वाला किला है। निर्माण राय सिंह ने करवाया था, हमें पता है, करमचंद की देखरेख में। 1589 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। हमने हिस्ट्री में इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि जूनागढ़ का किला
बीकानेर में है। इसका नाम जूनागढ़ क्यों रखा था, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था। जूना मतलब होता है पुराना। पुराना जो महल था, पुराना जो किला था, पर बना होने के कारण, होने जुन्ना पर बने होने के कारण, जुन्ना मतलब पुराने महल पर बने होने के कारण इसे जूनागढ़ कहते हैं, ये ध्यान रखना। पुराने जो पुराने महलों पर, पुराने कौन थे, बीका ने जब बीकानेर बसाया था तो बीकानेर दुर्ग बनाया था, उसी को ही वापस बनाकर जूनागढ़ नाम दिया गया है। ठीक है, जूना का मतलब होता है पुराने महलों पे बना हुआ है ये अच्छा क्वेश्चन है। राती घाटी का किला बोलते हैं क्योंकि जो चट्टान है ना जिसपे ये बना हुआ है, उस चट्टान का नाम है राती घाटी की चट्टान। इसे जमीन का जेवर बोलते हैं क्योंकि जमीन पर बना हुआ सबसे सुंदर किला है। लालगढ़ बोलते हैं क्योंकि यह लाल पत्थरों का बना हुआ है, इसलिए इसे लाल रंग के पत्थरों का, बीकानेर की इमारतें सब लाल पत्थरों की है। इसमें अनूप महल है, अनूप सिंह का बनाया हुआ, जिसमें राजाओं का राज तिलक होता है। तो ये जूनागढ़ का किला है। जूनागढ़, ये रहा देखो, जमीन पर बना हुआ है ये भी, धावनदुर्ग ही है। ये भी किस श्रेणी में आता है, धावनदुर्ग की श्रेणी में आता है। ये भी धावनदुर्ग की श्रेणी में आता है जूनागढ़, धावनदुर्ग है ये भी, धावनदुर्ग। जमीन का जेवर, जमीन पर बना हुआ सबसे सुंदर किला है ये, जमीन का जेवर बोलते हैं। लाल रंग का है तो लालगढ़ भी बोलते हैं इसको। जूनागढ़ बीकानेर में, जूना इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीका के पुराने महलों पे बना हुआ है। ये थोड़ी सी ऊंचाई है इस टीले की, तो उस चट्टान को बोलते हैं राती घाटी की चट्टान। चतुर्भुज आकृति का है, मतलब इस टाइप का, ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है ये, जूनागढ़ बीकानेर में। राय सिंह की देन है। राय सिंह तो ज्यादातर साउथ में रहते थे, तो उन्होंने करमचंद को बोला था कि तुम ऐसा किला बनाओ, उसकी देखरेख में पूरा काम हुआ था। जैसलमेर, जैसलमेर में देखें तो 1155 में राव जैसल भाटी ने ये किला बनाया। ये भी प्राचीन किलों में ही माना जाता है, 1155 में बनाया। ठीक है, तारागढ़ है वो 1113 में बनाया। तारागढ़ कब बनाया, 1113 के अंदर तारागढ़। तो 1113 में अजमेर का किला बना था। अब अजमेर का किला इससे पुराना है। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि सबसे पुराना किला कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग, तारागढ़, तारागढ़ अजमेर वाला किला, मेहरानगढ़ और नारगढ़। तो सीधी सी बात है, मेहरानगढ़ बना था 1459 में, नारगढ़ बना था 1734 में, तारागढ़ बना था 1113 में और जैसलमेर बना था 1155 में। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ, तारागढ़ हुआ ना ऑटोमेटिक ही। अब आप इसमें भटनेर ढूंढोगे, भटनेर ऑप्शन में ही नहीं है। हमें पता है कि वो तो 285 ईस्वी में ही बन चुका था, इनसे भी करीबन 800 साल पहले बन चुका था, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे डेट लिखनी है, और इनमें से जो सबसे पुराना है उसको छांटना है, इतनी सी बात है। नहीं तो कहोगे सर ने तो प्राचीन बताया था भटनेर, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, डिलीट होगा। डिलीट क्यों होगा, आप यहाँ डेट लिखो, जो इनमें प्राचीन है उसको बता दो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़े से सचेत रहने की जरूरत है आपको। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का किला जो 1155 के अंदर बना, राव जैसल भाटी ने ये बनाया था। राव जैसल भाटी, जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से ये निर्मित है। इसे सोनार किला भी बोलते हैं, सोनारगढ़ भी बोलते हैं। इसे सोनार किला इसलिए बोलते हैं
क्योंकि ये सोने का, पीले पत्थर का है तो सोने जैसा लगेगा, तो सोनार किला। सोनारगढ़ भी इसे ही बोलेंगे, सोने जैसा लगता है। और इसे स्वर्णगिरी भी बोला जाता है, क्योंकि जो सोने जैसा होने के कारण से। और रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान ये लगता है, जैसे कोई रेगिस्तान में, दूर रेगिस्तान में, जैसे इसको देखे ना किले को, तो ऐसे लगता है कोई जहाज खड़ा है पूरे रेगिस्तान में, रेत ही रेत, और उसमें एक ऐसे खड़ा है जैसे कोई जहाज खड़ा हो। जैसे एक समुद्र में जहाज खड़ा दूर से दिखाई देता है ना, चारों तरफ समुद्र, जैसे रेत का समुद्र हो और उसमें कोई जहाज खड़ा हो, ऐसा लगता है। गलियों का दुर्ग, गलियां बहुत हैं। रेगिस्तान का अंडमान, जिस प्रकार से आपको समुद्र के अंदर अंडमान निकोबार ऐसे दिखाई देते हैं, तो ये रेगिस्तान के अंदर है ना, इसलिए इसे रेगिस्तान का अंडमान बोल दिया। चारों तरफ रेत ही रेत। त्रिकुटगढ़, क्योंकि ये त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। गोहरागढ़, इस पहाड़ी को गोहरा पहाड़ी भी बोला जाता है, तो इसे गोहरागढ़ भी बोला जाता है, जैसलमेर के किले को। जैसलमेर का किला, जैसलमेर सोनारगढ़ नाम से ये रहा। लंगर डाले जैसे कोई जहाज है ना, ये रहा आपका जैसलमेर का किला। अब तो बाहर बस्ती हो गई है, पहले बाहर बस्तियां नहीं थी, लोग अंदर ही रहते थे, किले के अंदर ही रहते थे। बिना पानी व चूने का इस्तेमाल किए हुए ये बना है। ठीक है, इसमें पत्थरों को जॉइंट किया गया है। पानी था ही नहीं, तो पानी से बनाए, तो इन्होंने क्या किया, चूना भी प्रयोग नहीं लिया, क्योंकि चूने के लिए तो बहुत पानी चाहिए, जैसलमेर में पानी कहाँ से लाए, रेगिस्तान था पूरा। तो इन्होंने पत्थरों को ही लॉक कर करके उस पद्धति से इसको बनाया है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, यानी जनता रहती है इसके अंदर। पहले दुर्ग के दरवाजे बंद हो जाते थे, बाहर कोई नहीं रहता था, जनता रहती है अंदर ही, आज भी रहती है। पहला बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ का किला। सेकंड लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला। दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। इसमें क्या है, दो परकोटे हैं। एक परकोटा तो ये मुख्य परकोटा है, एक राजा के निवास के चारों ओर और है। भाई ये तो पूरी जनता इसमें रह रही है, तो जनता की सुरक्षा है। अंदर राजा रह रहा है, उसका एक और परकोटा है, उस परकोटे को बोलते हैं कमरकोट, जो राजा के महलों की सुरक्षा करता है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, 99 बुर्ज हैं इसके। देखो बुर्ज बोलते हैं इन मोड़ को, एक मोड़, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 11, 12, ये देखो ये मोड़ है ना, ये जो किले में ऐसे मोड़ आते हैं ना, इनको बुर्ज बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बुर्जें हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी, ताकि चारों तरफ का एरिया कवर हो सुरक्षा के लिए। 99 बुर्जें हैं इसमें। इसमें लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, विष्णु कोई बोलते हैं, और जेसुल कुआ है। ये कहा जाता है कि लक्ष्मीनाथ जी को ये अपना स्वामी मानते हैं, ये मानते हैं कि ये पूरा राज्य, पार्टी ये मानते हैं जैसलमेर वाले कि लक्ष्मीनाथ जी का ही है, हम तो इनके दीवान है। जेसुल कुआ, इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसको बनाया था। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर है, उसका शिलान्यास आचार्य सागरचंद्र सूरी ने किया था। वैसे देखो, पार्श्वनाथ का एक मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो तो लोदरवा में है, आप लोदरवा जैसलमेर के अंदर है, जो मुख्य मंदिर तो है। एक किले के अंदर भी जैन मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन भद्र सूरी संग्रहालय है, प्राचीन जैन ग्रंथों की पांडुलिपियां रखी हुई है। जब गुजरात में मुसलमानों का राज आ गया, और गुजरात में मुसलमान बहुत ज़्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे शासक, तब वहाँ से जो जैन संप्रदाय था, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा फूला था,
वो लोग अपने जैन ग्रंथों की रक्षा के लिए जैसलमेर के राजा के पास शरण लेते हैं, और हजारों पांडुलिपियां जैसलमेर के किले में आज भी सुरक्षित है। किले के अंदर उनको सुरक्षित रखा गया। जीनभद्र सूरी संग्रहालय है उसके लिए, तो वो इस किले के अंदर है। महल देखो, सर्वोत्तम विलास अपन महलों में पढ़ेंगे। बादल महल, बादल महल अच्छा महल है। कुंवर विलास महल, बादल महल गजब का महल है यहाँ। जवाहर विलास ये भी अच्छा महल है। जैसलमेर के बारे में एक कहावत है कि घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, जद पहुंचे जैसाण। कि घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, जद पहुंचे जैसाण। मतलब घोड़ा कीजे काठ का, काठ मतलब लकड़ी। आपका घोड़ा ऐसा होना चाहिए जो लकड़ी का है, जिसको ना तो भूख लगे ना प्यास लगे। और पग कीजिए पाषाण, और पैर होने चाहिए पत्थरों के समान। अख्तर मतलब शरीर लोहे के समान होना चाहिए। जद पहुंचे जैसाण, कि जैसाण पहुंचना बहुत मुश्किल था। आज भी सोच लो जैसलमेर आज तो कितना हो गया, तब भी गाड़ियों के माध्यम से हम पहुंच पा रहे हैं, सड़कें हैं। और आज भी आप जैसलमेर जाते हो 50-50 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं आता है। तो अब पैदल आदमी को देखो ना, और वो तो अभी आधुनिकता है, तब आपको मिलने लग गए हैं सड़कों के किनारे। नहीं तो 200-200 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं आता था। और चलते रहो चाहिए बे, कोई बहुत सुदूर, और पानी तो मिलना मुश्किल ही था। तो पहुंच ही नहीं पाते थे, तो जीतोगे कहाँ से? तभी तो मराठा नहीं पहुंच पाए। जैसलमेर मराठा कभी नहीं आए, पूरे राजस्थान में आ गए, बीकानेर और जैसलमेर दो जगह नहीं पहुंच पाए। तो ये है, ये कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, लकड़ी का, पग कीजिए पाषाण, पैर पत्थर के समान होने चाहिए, अख्तर कीजिए लोहे का, जद पहुंचे जैसाण। 2.5 साक्य हुए हैं यहाँ पे। शाखा मैंने इतिहास में बताया था, साक्य का मतलब क्या होता है। शाखा का मतलब होता है केसरिया प्लस जौहर। केसरिया राजा के नेतृत्व में होता है, और जौहर रानी के नेतृत्व में होता है। ये कब होता है? जब देखो क्या होता है, शाखा क्या होता है, जब राजा के दुर्ग पर आक्रमण होता है और राजा के जीतने की संभावना खत्म हो जाती है, कि अब राजा किसी भी हालत में दुर्ग के अंदर नहीं जीत सकता। तो राजा को पता है अब मरना तो है ही। कोई भी कारण हो सकता है दुर्ग में खाने की सामग्री की कमी हो गई हो, या राजा के किले की दीवारें टूट गई हो, अब दुश्मन आने वाला है। तो राजा की अगर दुर्ग के अंदर हारने की संभावना हो जाती है, तो अब राजा को पता है हारना तो है ही, तो वो केसरियां धारण कर लेता। केसरियां का मतलब अब दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी, और राजा खुद मरेगा, सैनिक खुद मरेंगे, एक मरेंगे 10 को मारेंगे। मरना निश्चित है, लेकिन मार के मरना है। जौहर रानियां करती थी, क्योंकि दुर्ग पर दुश्मनों का कब्जा होगा अब केसरिया के बाद में, राजा मरेगा, चाहे 10 को मारो मरेगा। तो रानियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, उसे जौहर बोला जाता है। तो यहाँ पे 2.5 साक्य हुए हैं। कैसे, क्या चीज है वो देखो। यहाँ पर पहला साका हुआ 1304-5 में। डेटों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विवादित डेटें हैं। इतिहासकार, राजस्थान में इतिहासकार 3-4-5 मानते हैं, लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो ये 1299 निकल के आता है। जो भी आप डेटों में ध्यान मत दो। 1304-5 में मूलराज प्रथम था यहाँ का भाटी राजा, और अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। तो मूलराज के बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और मूलराज ने केसरियां कर लिया, रानियों ने जौहर कर लिया, तो साका हो गया। दूसरा साका हुआ 1449 में, जब राव दूधा भाटी राज कर रहा था और फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था दिल्ली से। तब यहाँ केसरिया हो गया, दूधा के नेतृत्व में मारा गया, और जौहर रानी के नेतृत्व में हो गया। तीसरा शाखा है वो आधा शाखा है, अर्ध शाखा है, तभी तो 2.5 बोलते हैं। मतलब इसके अंदर केसरिया तो हुआ है, लेकिन जौहर नहीं हुआ। देखो क्या हुआ था, इस कहानी को समझना। आधे साक्य की क्या कहानी है। 1550 की बात है,
लूणकरण भाटी राज कर रहा था जैसलमेर के अंदर। उस समय क्या था, कंधार का आमिर अली था, उसको कंधार से भगा दिया गया। कंधार में विद्रोह हो गया और आमिर अली को कंधार से भगा दिया गया। आमिर अली आया जैसलमेर में और जैसलमेर के राजा के सामने हाथ जोड़े कि मुझे शरण दे दो, क्योंकि कंधार में विद्रोह हो गया है और मुझे कंधार से भागना पड़ा है। तो राजा ने शरण दे दी, भाई ठीक है। किले के बाहर इनके डेरे लगवा दिए, वहां पे ही रहने लग गए। आमिर अली धीरे धीरे राजा का विश्वास जीता रहा। एक दिन राजा को बोला आमिर अली कि जो हमारी बेगमें हैं, महिलाएं हैं, वो आपकी बेगम महिलाओं से मिलना चाहती है। तो लूणकरण भाटी ने कहा चलो ठीक है। तो वो महिलाएं आई बुर्के में, दुर्ग के अंदर आई, और उन महिलाओं में कौन थे, पुरुष थे वो बुर्के पहने हुए। जैसे वो दुर्ग के अंदर घुसे सब महिलाएं के भेष में, और दुर्ग पर अचानक हमला बोल दिया अंदर घुस के। बाहर से सैनिक तैयार थे ही, पूरी प्लानिंग थी। अब दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गए। अब राजा क्या करें। राजा ने फिर घोषणा कर दी केसरियां करने की, और फिर लड़ाई हुई जबरदस्त। लूणकरण भाटी मारा गया। लेकिन जैसलमेर की जो सेना थी, भाटी सेना, जबरदस्त लड़ाई लड़ती है और कांधार के आमिर अली को भी मार देती है, सामने वाला भी मारा गया। तो यहां केसरियां तो हो गया, लूणकरण भाटी तो मर गया, लेकिन रानियों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों? विजय किनकी हुई? भाटियों की। आमिर अली भी मारा गया, दुश्मनों की सेना को मार दिया गया। तो केसरियां हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ। इसलिए इसे आधा बोलते हैं। केसरिया लूणकरण ने कर लिया, लेकिन जौहर रानियों ने नहीं किया, क्योंकि इसमें लूणकरण विजय हुआ। लूणकरण तो नहीं तो कहो भाटी विजय हुए। ठीक है। कांधार का आमिर अली भी मारा गया था। तो पूछे तो राजस्थान में एक ही अर्ध साका है, आधा साका केवल और केवल जैसलमेर में ही हुआ है, और सभी पूर्ण साके हैं। सबसे ज्यादा साके चित्तौड़ में हुए हैं 3, और 2.5 साके हुए हैं जैसलमेर में। सिवाना में 2 हुए हैं, जालोर में 1 हुआ है, रणथंभौर में 1 हुआ है, भटनेर में भी 1 हुआ है। मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर में ही है। इसे जवान किला बोला जाता है। जवान क्यों है? क्योंकि ये अभी नया किला बना था, नया फोर्ट है, इसलिए इसको जवान किला बोलते हैं। ये आज़ादी के आसपास, आज़ादी से थोड़ा सा पहले ही बना था, तो इसे नया किला जवान है ये। पोखरण दुर्ग, पोखरण दुर्ग है, ये मालदेव राठौड़ ने बनाया था। अपन ने जब मालदेव राठौड़ का इतिहास पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था पोखरण का दुर्ग मालदेव राठौड़ ने बनाया था। बड़ा विवादित दुर्ग रहा है हमेशा से। भाटी जो जैसलमेर के हैं, और मारवाड़ के जो राठौड़ हैं राजा, मारवाड़ के राठौड़ों में हमेशा विवादास्पद रहा ये। हमेशा लड़ते रहे इस चक्कर में। भाटी और राठौड़ों में अच्छी नहीं बनती थी इस पोखरण को मैटर को लेके। ठीक है। भाटी चाहते थे हमारा हो, और राठौड़ कहते थे हमारा है। ये बनने के बाद विवाद शुरू हुआ। ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हिस्ट्री बताई है मैंने आपको कि इस चक्कर में जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन ने ये किला बेचा था हर राय बाटी को। उसको पैसों की जरूरत थी अकबर के खिलाफ, और गिरवी रखा था पोखरण का दुर्ग, जो बाद में विवाद का कारण बना। बाड़मेर, बाड़मेर में है कोटड़ा दुर्ग, जो परमारों का है, कोई खास नहीं। किल्लोणगढ़ भीमोजी द्वारा निर्माण है सुजर बाकी नामक पहाड़ी पर, कोई मतलब नहीं। आप तो थोड़ा सा याद रह जाए तो ठीक है। बाड़मेर में कोटड़ा दुर्ग, किल्लोण दुर्ग, कोई खास नहीं है। बालोतरा, बालोतरा में है सिवाना दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट किलों में आता है सिवाना, सिवाना का किला। देखो, सिवाना का किला एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसको जीतना इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसकी पहाड़ियां खड़ी थी। खड़ी पहाड़ियों पे बना। अब तो खंडर नाम मात्र का कुछ भी नहीं बचा, ये समझ लो छोटी छोटी कुछ दीवारें बची है, बाकी नष्ट हो चुका है। सिवाना का दुर्ग, ये
वीर नारायण पंवार या परमार? पंवार ही परमार है। 10वीं सदी में परमारों का राज था। देखो, परमार वैसे तो एमपी के थे, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि परमार एमपी के थे, लेकिन धीरे धीरे परमार इधर बढ़ गए थे, जिनमें बांसवाड़ा में इनकी राजधानी अथुर्ना थी, सिरोही में इनकी राजधानी चंद्रावती थी, अबुर्द, आबू वाली अबुर्द, आबू भी इनकी राजधानी रही है। फिर आगे बढ़े, जालोर भी इनकी राजधानी रही है। फिर आगे बढ़े, सिवाना भी इनकी राजधानी रही है। फिर आगे बढ़े तो बाड़मेर भी इन्होंने ही बसाया था। यानी पूरी ये श्रृंखला जो थी ये परमारों की थी। एक उदयपुर, उदयपुर को छोड़ दो, हाँ, लेकिन मेवाड़ को भी हरा दिया था इन्होंने, आहड़ जीत लिया था, चित्तौड़ जीत लिया था परमारों ने, लेकिन पूरा बेल्ट ये परमारों का चला। परमारों को फिर जैसलमेर की तरफ बोलने लग गए सोडा, सोडा राजपूत, और नागौर की तरफ बोलने लग गए सांखला राजपूत। तो ये ब्रांचें परमारों से ही निकली हुई ब्रांचें हैं, सोडा और सांखला। तो परमारों का ही राज रहा था सिवाना। हल्देश्वर पहाड़ी पर है ये। इसको बोला जाता है, सिवाना के दुर्ग को, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, राठौड़ों की शरण स्थली। जब भी मारवाड़ के राजा के मुसीबत आती थी, ये मारवाड़ के राजाओं का ही था, मारवाड़ का ही तो था बालोतरा वाला पूरा इलाका, बाड़मेर जिले का पूरा इलाका, बालोतरा, जालोर, पाली, मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी। नागौर, जोधपुर, ये पूरे ही उसमें आते थे। तो राजाओं की शरण स्थली थी, जब भी मुसीबत आती थी वो यहाँ शरण लेते थे। चाहे मालदेव, मालदेव पर जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तब शेरशाह सूरी ने जब जोधपुर पर कब्जा कर लिया तो मालदेव ने कहाँ शरण ली? सिवाना दुर्ग में। चंद्रसेन पर जब अकबर ने आक्रमण किया था तो चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? सिवाना दुर्ग में। इसलिए इसे बोलते हैं राठौड़ों की शरण स्थली। जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोला जाता है इसको। इसलिए बोला जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि जालोर दुर्ग इसके नजदीक है। अगर आप इस किले को जीत लो तो फिर आप जालोर को आसानी से जीत सकते हो। आप इसके बिना अगर जालोर जाओगे तो ये किले के लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसको जीतना जरूरी था। तभी तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले सिवाना जीता था, फिर जालोर जीता था। कुम्मट या कुंभना भी इसे बोला जाता है। अणखल्ला किला, अणखल्ला का मतलब है कुंवारा, मतलब इसको कोई जीत नहीं पाया, कुंवारा किला। अब आप कहोगे हाँ इतिहास में जीता गया, लेकिन वो जीतना नहीं, वो धोखाबाजी है। इसको वीरता से नहीं जीता गया, इसको अणखल्ला कहा गया कि ये कुंवारा है, इसकी किसी को हिम्मत नहीं है कि इसको कोई पढ़ने कर सके, इसको जीत सके कोई, तो अणखल्ला कहा जाता है। तो वो ये सिवाना का दुर्ग है, धोखे से जीता गया है सिवाना। सिवाना में दो साक्य हुए हैं। प्रथम दोनों हिस्ट्री में मैंने पढ़ाए हैं आपको कि 1308 में जब शीतलदेव चौहान था तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये हुआ था। इतिहास में पढ़ा है, शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, उसने भेजा था कमालुद्दीन गुर्ग को, और शीतलदेव चौहान ने यहाँ पे केसरियां करके रानियों ने जोहर कर लिया और साका हुआ था। दूसरा साका हुआ है 1582 में कल्ला राठौड़, राय मल्लोत और मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने ही भेजा था। देखो क्या हुआ, ये कल्ला राठौड़ अलग है, ये चार हाथों वाला देवता नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं सब। ये वीर कल्ला राठौड़, अब मैंने यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ मैं हिस्ट्री में पढ़ाने के बाद, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीर कल्ला राठौड़ रायमल्लोत की वीरता के लिए कौन सा किला जाना जाता है? सिवाना का दुर्ग। ये अलग है, ये मैंने रायमल्लोत लिखा ना, इससे ही आप पकड़ लो। वीर कल्ला राठौड़ एक तो चार हाथों वाले देवता है जो चित्तौड़ में अकबर से लड़ते हुए जयमल के साथ में शहीद हुए थे, वो अलग है। वो लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, चार हाथों वाले देवता। ये भी कल्ला राठौड़ ही है, लेकिन मैं इनको रायमल्लोत लिख रहा हूं क्योंकि ये रायमल के बेटे थे, तो इनकी गोत्र रायमल्लोत कहलाती है। एग्जामिनर केवल इतना ही लिख सकता है कि वीर कल्ला राठौड़ की वीरता के लिए जाना जाता है, तो वीर कल्ला राठौड़ दो हैं।
तो मोटा राजा उदय सिंह, अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह, जो इसका रियल चाचा था, कल्ला राठौड़ का रियल चाचा था मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर वाला, वो आया था। अकबर के कहने पर आया था वो। उस समय वो गद्दी पर तो नहीं बैठा था, उसको अगले साल गद्दी दी थी अकबर ने उदय सिंह को, और मोटा राजा की उपाधि दी थी। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की सेना से बचकर यहीं शरण ली थी। ये तो मैंने बताया ही है। चंद्रसेन यहाँ रहा ही है, हिस्ट्री में हमने देखा है। जोधपुर का शासक था भीम सिंह। देखो, जोधपुर में दो भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। भीम सिंह और मान सिंह, ये दो भाई थे, भीम सिंह और मान सिंह। जब भीम सिंह ने मान सिंह को परेशान किया, और मान सिंह भी थोड़ा सा, मान सिंह क्या था कि इस टाइप का था, वो गद्दी पाना चाहता था। तो भीम सिंह और मान सिंह में विवाद था, तो मान सिंह ने कहाँ शरण ले ली? इसी जालोर में। भीम सिंह, भीम सिंह हुआ ना ये कृष्ण कुमारी से जिसकी सगाई हुई थी, ने जालोर में शरण लिए हुए अपने भाई मान सिंह, सन्यासी राजा जो, के खिलाफ इंद्रराज सिंघवी को भेजा था, लेकिन वह असफल हुआ। मान सिंह ने सिवाना में शरण ले रखी थी, और भीम सिंह ने जालोर, सिवाना में आ गया क्या ये टाइप होके? तभी मैं देख रहा हूँ, ये तो जालोर की कहानी है। ये यहाँ नहीं है, तभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे कैसे आ गई, जालोर की लाइन? ये जालोर दुर्ग की कहानी है यहाँ, तभी मैं सोचूं, बताऊंगा जालोर में आपको इसके बारे में। वैसे हिस्ट्री में भी बता रखा है मैंने। देखो, इसको तो छोड़ो, मान सिंह और भीम सिंह की कहानी, जालोर में शरण ली थी, ये तो सिवाना आ गया। तो इस किले के बारे में कहावत है कि किल्लो अणखला यूं कहे, आओ कल्ला राठौड़। अणखलो मतलब कुंवारा किला। आओ कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे मेहणो तो सिर बांधे मोड़। तो ये कहावत किस किले के बारे में है आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे अणखलो मतलब सिवाना का किला, कल्ला राठौड़ से रिलेटेड है। जयनारायण व्यास जो थे, उसको भी यहाँ पे कैद रखा गया था सिवाना के दुर्ग में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो जयनारायण व्यास हैं, उनको भी यहाँ कैद करके रखा गया था। जालोर, जालोर में देखो, जालोर का निर्माण धारावर्ष परमार ने करवाया। ये भी परमारों का ही बनाया हुआ है, जालोर का है। मैंने आपको पूरा रूट बता दिया इनका, अचलगढ़, अथुर्ना, ये सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। धारावर्ष परमार ने बनाया था, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये प्रतिहारों ने बनाया है। नागभट्ट प्रथम, जो प्रतिहार है, नागभट्ट फर्स्ट, उसने बनाया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। ये सुकड़ी नदी के किनारे हैं, सुकड़ी नदी है उसके किनारे। अच्छा क्वेश्चन है। कनकाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसे स्वर्णगिरी बोला जाता है, ध्यान रखना। देखो, एक तो है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी आए तो आपको बताना है जैसलमेर, स्वर्णगिरी आए तो आपको जैसलमेर बताना है, और स्वर्णगिरी आए तो आपको जालोर बताना है। इस चीज का ध्यान रखना। सोनलगढ़, कनकाचल, सोनगिरी, ये उस पहाड़ी के नाम है जिस पे जालोर का किला बना हुआ है। मारवाड़ के राजाओं का सुरक्षित कोष इसी स्थान पे रखा जाता था। मारवाड़ के अधीन ही था जालोर भी। बाद में जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना इसी दुर्ग में की थी। ये तो आपको पता है कि उद्योतन सूरी प्रतिहारों के टाइम पीरियड में थे, जब प्रतिहार वत्सराज का राज था,
तब उद्योतन सूरी हुआ करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्यमाला लिखा था, तो वो उन्होंने जालोर के किले में ही लिखा था। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासीर में लिखा है कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई शासक नहीं खोल सका। हसन निजामी ने जालोर के दुर्ग की तारीफ की और कहा कि इस दुर्ग के दरवाजे तो कोई नहीं खोल सका, इतना मजबूत किला है ये। क्योंकि इस किले को जीतना चालाकी से ही संभव हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसका तोड़ के खोल के घुसाओ। परमार राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है जिसको तोड़ दिया गया था। इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मस्जिद बना दी थी, जिसे बोला जाता है तोप खाना मस्जिद, क्योंकि यहाँ तोपे ढालने का कारखाना है। इसे फिरोजा बोलते हैं क्योंकि अलाउद्दीन ने अपनी बेटी फिरोजा के नाम पे इसका नाम रखा है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, एक ही बात है। तोप खाना मस्जिद बोलो, फिरोजा मस्जिद बोलो, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बोलो, एक ही बात है। और ये इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ के ही बनाई गई है। परमार राजा भोज की संस्कृत पाठशाला थी जालोर के किले में। और ये सब मैं आपको पढ़ाता भी हूँ अलग से भी, सब मलिक शाह पीर की दरगाह वगैरह बहुत फेमस दरगाह है, तोप खाना है, ये है, तो ये इसको तोड़ के ही बनाई गई है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी इसलिए उसके नाम पर है। उसने अपनी बेटी के नाम पे नाम रखा फिरोजाबाद में, यहाँ पे तोफ डालने का कारखाना बना था इसलिए इसे तोप खाना मस्जिद भी बोलते हैं। इसके बारे में, किले के बारे में कहावत है कि राइयों रा भाव राताई बीता, कि राई के भाव तो रात को ही बीत गए। ये इस किले के बारे में कहावत है। इसका मतलब क्या हुआ? राइयों रा भाव रातों ही बीता, ये एक कहानी है जो मैंने आपको बताया रखी है। हुआ ऐसा था कि जालेर के किले को जीतने अलाउद्दीन खिलजी आया, किले को घेर के बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन जीत नहीं पा रहा था। तो वो किले में कमजोर दीवार का पता कर रहा था कि कमजोर दीवार कहाँ है जिसको तोड़ दिया जाए। तो उसने क्या किया, राई, ऐसा प्लान था कि राई मंगाएंगे, या ऐसी अफवाह फैल गई तो लोगों ने राई को महंगे भाव कर दिए कि राई बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि राई लगाई जाएगी, राई छोटे छोटे दानों वाली किले के लगाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में राई चाहिए। तो राई के भाव रात को ही बढ़ गए। लोगों ने राई खरीद खरीद के रख ली महंगे महंगे भावों में कि कल हम बेचेंगे। लेकिन उससे पहले ही उसने किला चालाकी से जीत लिया था और राई के भाव अब अचानक ही गिर गए। तो कहते हैं राई रा भाव राता ही बीता। शाखा 1311 में कानरदेव चौहान था और अलाउद्दीन खिलजी था। भद्राजून का किला, ये भी जालोर में ही है। जालोर में दो किले हो गए, एक जालोर का फोर्ट जो स्वर्णगिरी है और एक भद्राजून है। भद्राजून का किला, बस इतना ही ध्यान रखो, राठौड़ों का ही बनाया हुआ किला है। सिरोही में आ जाऊं, जालोर के किला, ये तो जालोर का किला है। धारावर्ष ने बनाया था परमारों ने, लेकिन दशरथ शर्मा कहता है कि यह प्रतिहारों ने बनाया था, सुकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी। मारवाड़ के शासक अपना धन रखते थे। उद्योतन सूरी कुवल्यमाला की रचना की थी यहाँ पे। जालोर फोर्ट, ये रहा। जालोर फोर्ट में आपको मुस्लिम इमारतें ही दिखाई देगी, ठीक है। ये जालोर फोर्ट है जिसमें आपको तोपखाना मस्जिद है, ठीक है। उसके अलावा आपको मलिक शाह पीर की जो दरगाह है वो इसमें दिखाई देती है। तो ये जालोर फोर्ट है। हसन निजामी ने शानदार क्वेश्चन है, इस किले के बारे में कहा है कि इसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका। पर महाराजा भोज ने जालोर के किले में एक संस्कृत पाठशाला बनाई, वही आज तोपखाना मस्जिद है। शाखा इतिहास में पढ़ते ही हैं, कानड़ देव के समय हुआ था। भद्राजून भी जालोर में। अब जालोर से नीचे आता है सिरोही। सिरोही में अचलगढ़ का किला है।
देखो, अचलगढ़ परमारों की राजधानी रही हुई है और ये परमारों ने ही बनाया था। कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन कई बार क्या होता है, पूछते हैं अचलगढ़ किसने बनाया। परमार राजा कोई नाम तो है नहीं, तो ऐसा देते नहीं है, वो नाम दे देते हैं कुंभा, तो कुंभा बता देना। रियल में उसने जीर्णोद्धार करवाया है अचलगढ़ में। देखो, अचलगढ़ का किला परमार राजाओं ने बनाया था क्योंकि ये परमारों की राजधानी रही। पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया। अच्छा क्वेश्चन है। अचलगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? अचलेश्वर पहाड़ी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुंभ स्वामी मंदिर बनाया महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर 3 बनाए हैं। एक तो अचलगढ़, 3 मेन किले थे उसके, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तीनों में उसने कुंभ स्वामी मंदिर बनाया था कुंभा ने, ध्यान रखना है। सावन भादो झील है यहाँ पे अचलगढ़ में। ओखा रानी के महल है। मंदाग्नि कुंड है। सिरोही के, जब सिरोही में शासकों का राज आया, ये तो कुंभा टाइम पीरियड का विकसित हुआ, फिर सिरोही में देवड़ा राजपूतों का राज आया, तो सिरोही के राजा मान सिंह का स्मारक है यहाँ पे। पास में ही अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। किले में नहीं है रियल में, किले से थोड़ा दूरी पर है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है अचलगढ़। परमार राजाओं ने बनाया है। कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया है। अचलेश्वर पहाड़ी पर है कुंभ स्वामी मंदिर महाराणा कुंभा का। सावन भादो झील है। ओखा रानी के महल हैं। मंदाग्नि कुंड है। सिरोही महाराव मान सिंह का स्मारक है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है। बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग महाराणा कुंभा के टाइम पीरियड का है ये। बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग महाराणा कुंभा ने ये बनाया था, बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग। तो ये भी सिरोही में, ये दोनों ही। अब चलते हैं उदयपुर में। उदयपुर के अंदर है सज्जनगढ़। अचलगढ़ देखते हैं, कोई अपने पास में अचलगढ़ की फोटो हो तो। अचलगढ़ की है। ये रहा अचलगढ़, खंडर रूप में थोड़ा सा बचा हुआ। ये अचलगढ़ का किला है। काफी टूट चुका है अचलगढ़। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ देखो, ये मानसून फोर्ट कहलाता है। राजाओं ने इंजॉय के लिए बनाया था, बारिश के दिनों में और है इंजॉय कर सके, उस चक्कर में इन्होंने बनाया था सज्जनगढ़। एक महल बना हुआ है वैसे सज्जनगढ़ पर, सज्जन सिंह ने बनाया था। देखो उदयपुर में, देखो ये पहाड़ों पर कैसे सर्पिलाकार है, और ऊपर जाके ये ऊपर एक महल है, बस वही है सज्जनगढ़। सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं थी, अंग्रेजों का राज आ चुका था, सहायक संधियां हो रखी थी, युद्ध वुद्ध होते नहीं थे। ठीक है, ये है सज्जनगढ़। महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया इसलिए सज्जनगढ़ बोलते हैं। बांसदरा पहाड़ी, ये थोड़ा ध्यान रखना। उदयपुर का मुकुट मणि कहते हैं। मुकुट मतलब ऊंचाई पर स्थित होना, मुकुट, और मणि और ही ऊपर होती है। मानसून फोर्ट बोलते हैं इसको। मानसून के समय, बारिश के समय यहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाते थे, तो इसे मानसून फोर्ट बोलते हैं, सज्जनगढ़ फोर्ट को। छोटा सा महल है एक ये। ऊंटाला का किला, ऊंटाला का किला वल्लभ नगर में है, जो बल्लू सिंह सख्तावत और रावत जोध सिंह चुंडावत की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये बल्लू सिंह सख्तावत और रावत जोध सिंह चुंडावत की वीरता के लिए प्रसिद्ध है ऊंटाला का किला। एक बार की बात है, मेवाड़ में क्या हुआ था कि मेवाड़ में ठाकुर थे, चुंडावत ठाकुर और सख्तावत ठाकुर। तो ये जो चुंडावत ठाकुर थे, चुंडा के वंशज थे, तो चुंडा के वंशजों को ये कहा गया था कि वो हमेशा सेना के आगे रहेंगे, जिसको बोलते हैं हरावल। देखो, ये सौभाग्य मानते थे कि युद्ध में हम आगे रहें, हम ही युद्ध को लीड करें, हम ही लड़ें, हम ही कटें। तो मेवाड़ में सेना क्या लीडरशिप होती थी, वो चुंडावतों के पास थी। आगे वाले जत्थे को हरावल बोला जाता था, और वो लीडरशिप करते थे। एक बार चुंडावत और सख्तावतों में विवाद हो गया। चुंडावत जो मोक्कल का भाई था,
राणा चुंडा, जिसने शपथ ली थी कि मैं विवाह नहीं कर, वो क्या, मैं शासक नहीं बनूंगा, और उसको बोलते हैं राजस्थान का भीष्म पितामह, उसके वंशज है ये। उसने शपथ ली थी कि वो शासक नहीं बनेगा। तो लाखा ने कहा था कि भाई तुम्हारे परिवार का अधिकार होगा तुम्हारे वंशजों का टीम को लीड करने का। ये सक्तावत शक्ति सिंह के वंशज है। शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप का भाई था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद की थी, शक्ति सिंह, उसके वंशज सक्तावत कहलाए। तो चुंडा के वंशज और सक्तावतों में हरावल को लेकर विवाद हुआ कि हम आगे रहना चाहते हैं। तो महाराणा ने कहा कि चलो ठीक है, ये वल्लभ नगर का जो किला है, ऊंटाला का किला, इसमें जो पहले पहुंच जाएगा ये मुगलों के अधीन है। अमर सिंह ने कहा, महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप का लड़का था, उसने कहा कि इस किले को जीतना है। इस किले में जो पहले प्रवेश कर जाएगा इस किले को, तो उनको ही हरावल का नेतृत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बल्लू सिंह सक्तावत और जोध सिंह अपने अपने सैनिकों को लेकर रवाना हुए और वल्लभ नगर के किले, ऊंटाला के किले को घेर लिया। घेरने के बाद में क्या हुआ कि अब पहले पहुंचना था, दुश्मनों की सेना अंदर थी, तो अब प्रयास कर रहे थे। तो बल्लू सिंह सक्तावत गेट तोड़ने का प्रयास कर रहा था, गेट नहीं टूट रहा था। और गेट के आगे क्या था, आगे था नुकुले, नुकुले सिरे निकले हुए थे, तो हाथी से भी नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि हाथी से तो किलों को देखकर हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो बल्लू सिंह सक्तावत ने क्या किया, ये खुद आ गया, किले के चिपक गया, उन जहां वो कांटे निकले हुए थे ना वहां पे खुद आ गया, और जो हाथी चलाने वाला महावत है उसको बोला कि मार। उसने मारा कि मार, मैं मरूंगा पक्का है, क्योंकि मैं धक्का लगेगा किले मेरे शरीर में, लेकिन गेट टूट जाएगा और हम पहले पहुंच जाएंगे, तो हमारे वंशजों को हरावल मिल जाएगा। तो इतना जज्बा होता था। और फिर क्या होता है कि वो बल्लू सिंह तो ऐसा करता है, अब चुंडावत ये देखते हैं कि ये तो पहले पहुंच जाएगा, तो जोध सिंह चुंडावत ने क्या किया, अपना सर काट के तुरंत ही अंदर फेंक दिया। जैसे ही सक्तावत गेट तोड़ के अंदर पहुंचे तो जोध सिंह चुंडावत का सर कटा हुआ मिला। यानी देखो तो सही किस प्रकार से हमारे वीर थे कि अपने रक्षा के लिए या अपने स्वाभिमान के लिए, युद्ध में नेतृत्व अपने वंशजों को दिलाने के लिए जोध सिंह ने सर काट दिया। तो फिर हमेशा हरावल का नेतृत्व चुंडावतों के पास रहा। ये ऊंटाला के किले की कहानी है। सलम्बुर में सराडा किला, मेवाड़ में एक तरह से ये काला पानी बोला जाता है। मेवाड़ में किसी को भी अगर सजा के रूप में दी जाती थी तो वो सराडा के किले सलम्बुर में रखा जाता था। सलम्बुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई किले नहीं है, प्रतापगढ़ में कोई किला नहीं है। अब हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़ का किला है। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ये मौर्यों का बनाया हुआ है। कुंभा ने इसमें बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया, उसको आधुनिक निर्माता कहते हैं। मेसा के पठार पर है, चित्रकूट की पहाड़ी पर है, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे हैं। मेन गंभीरी नदी है, क्योंकि ये चित्तौड़ का जो किला बना हुआ ना, यहाँ से गंभीरी नदी गुजरती है, आगे बेड़च आती है। तो रियल में ये गंभीरी नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना। गंभीरी और बेड़च आगे जाके मिलती है यहाँ पे, किले से थोड़े दूर मेन गंभीरी है। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। ये वीर विनोद के अनुसार, जो वीर विनोद कविराज श्यामलदास की लिखी हुई है उसके अनुसार है। चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है चित्तौड़। पठार को बोलते हैं, जो पूरा पठारी इलाका है, मेसा का पठार। नदी है गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे, मेन है गंभीरी नदी। उपनाम है, इसे राजस्थान का गौरव बोलते हैं। गौरव है सबसे बड़ा किला है, किलों का सिरमौर बोलते हैं इसको, महान दुर्ग बोलते हैं, बहुत बड़ा दुर्ग है, विशाल दुर्ग है, किलों का सिरमौर है, ताज है, राजस्थान का गौरव है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा किला है। कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया।
कि गढ़ तो चित्तौड़ है बाकी सब गड़ैया। आकार इसका वेल मछली के समान है, जैसे वेल मछली हो ना उस टाइप का इस किले का, बहुत बड़ी मछली हो ना उस टाइप का इसका आकार है। तो इसे वेल मछली का आकार माना गया है। एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती भी की जा सकती है। विकट परिस्थितियां आती थी तो खेती भी करते थे। तो जगह है, स्पेस है। चित्रांग झील, चित्रांग झील का झील है ही चित्रांग मौर्य की बनाई हुई है। आधुनिक निर्माता इस किले का माना जाता है महाराणा कुंभा को। इसमें 3 साक्य हुए हैं, 3 साक्य हुए हैं, आपको पता होगा हिस्ट्री में। पहला साका 1303 में, जब रतन सिंह था, रतन सिंह और आक्रमणकारी था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और पद्मनी ने जौहर किया था, तब हुआ था पहला साका। दूसरा हुआ था 1300 सॉरी 1435 में, जब यहाँ पर महाराणा विक्रमादित्य राज कर रहा था और आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह। और जब विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने जौहर किया था। और 1568 में अकबर था, और अकबर के समय आक्रमण किया था, सॉरी उदय सिंह था, उदय सिंह के समय आक्रमण किया था अकबर ने। और जयमल और फत्ता लड़े थे, और फत्ता की जो रानी थी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में जौहर हुआ था, क्योंकि उदय सिंह तो निकल गया था युद्ध से पहले ही। तो ये 3 इसमें हुए हैं। मंदिर देखो, समदीश्वर मंदिर है। अपन बहुत अच्छे से मंदिरों की बातें भी करेंगे। तो समदीश्वर मंदिर या मोक्कल जी का मंदिर, इसे मोक्कल ने वापस बनाया था, महाराणा मोक्कल ने जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये मंदिर है। कालिका माता का मंदिर है, हम पढ़ते हैं कालिका माता, ये सब मंदिर हम पढ़ चुके हैं, डीपली स्टडी भी हो चुकी है। बहुत डीप पढ़ा है हमने समदीश्वर मंदिर, हिस्ट्री में भी पढ़ा है। कालिका माता मंदिर जो पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, तो जो तुलजा भवानी मंदिर है जो बनवीर ने बनाया था, कुंभ श्याम मंदिर कुंभा ने बनाया था, इसी में पास में मीरा मंदिर है, अद्भुतनाथ मंदिर है, अद्भुतनाथ मंदिर रायमल का बनाया हुआ, नीलकंठ महादेव मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, ये हमीर के टाइम पीरियड का बाण माता इनकी कुलदेवी, संगार चौरी मंदिर, ये महाराणा कुंभा के टाइम का शांतिनाथ जैन मंदिर, और सतबीज देवरी जैन मंदिर। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ के किले में नहीं है। बहुत रिपीट हो चुके हैं ये, बहुत चर्चाएं इनकी हो चुकी है मंदिरों में, इतिहास में। महल गोरा और बादल पद्मनी के चाचा और जो चाचा और भाई थे उनके महल हैं, वहीं के हैं। ये सब नाम सुने हुए हैं तुम्हारे, पद्मनी है तो पद्मनी महल है। नवलखा महल जो बनवीर ने बनाए थे, जिसे नवलखा बुर्ज भी बोला जाता है। जयमल और फत्ता महल, जयमल और फत्ता यहाँ थे, दुर्ग के रक्षा कर रहे थे, उनके अकबर से लड़े थे। जो फतेह प्रकाश महल, ये नए महल है, महाराणा फतेह सिंह ने बनाए थे, और वर्तमान में इनमें म्यूजियम चलता है। छतरी है संत रैदास की छतरी, मीरा के गुरु थे, मीरा के मंदिर के सामने है। बाघ सिंह की छतरी है, बाघ सिंह जो 1535 में, जब ये विक्रमादित्य और बहादुर शाह वाला लड़ाई हुई थी, तो युद्ध का नेतृत्व है। विक्रमादित्य को तो पहले ही कर्मावती ने निकाल दिया था, लड़ाई तो बाघ सिंह ने लड़ी थी, देवलिया के ठाकुर ने। कल्ला जी राठौड़ जो 4 हाथों वाले देवता हैं, वो 1568 में अकबर से लड़े थे। जयमल राठौड़ की छतरी, फत्ता की भी छतरी, जयमल और फत्ता दोनों की छतरी है, ये अकबर से लड़े थे। इनके महल भी है, छतरियां भी हैं। बाघ सिंह लड़ा था इस साखे में, जयमल फत्ता लड़े थे इसमें। तो ये चीज है। देखो चित्तौड़ के किले में
विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ की तो मैं अलग से भी पूरी डिटेल बताता हूँ, उसके अलावा हिस्ट्री में पूरी डिटेल बता रखी है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था। सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध कह दो या मालवा विजय कह दो, या मालवा की राजधानी हुआ करती थी मांडू विजय, या महमूद खिलजी। सारंगपुर के युद्ध में किसको हराया था? मालवा के शासक को, मांडू के शासक को। तो सारंगपुर का युद्ध जीता मतलब मालवा विजय। 1437 में ये विजय हुई थी, इसके उपलक्ष्य में बनवाया था। 1440 से में शुरू हुआ था, 48 तक तो ये बना था। इसे विष्णु ध्वज बोला जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ये विजय स्तंभ। हिंदू मूर्तिकला का विश्व कोश है, कहा डॉक्टर गोट्स ने है। बहुत सारी हिंदू मूर्तियां लगी हुई है इसमें। मूर्तियों का अजायब घर इसको बोला जाता है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश इसको कहा था जीएच ओझा ने, क्योंकि बहुत सारे पौराणिक जो पुराणों में देवता है, वराह है, जो सूर्य देव हैं, जो विष्णु के अन्य अवतार हैं, उन सब की मूर्तियां यहाँ लगी हुई है विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ धार्मिक है तो पूरी मूर्तियां, हाँ सब खंडित है, बाद में जब मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने इनको तोड़ दिया था। लोक जीवन का रंगमंच कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। तो ये उपनाम है, इसको विष्णु ध्वज बोलते हैं। इसको हिंदू मूर्तिकला का विश्व कोश कहा है डॉक्टर गोट्स ने, क्योंकि मूर्तियां लगी हुई है बहुत ज्यादा। मूर्तियों का अजायब घर है, अजायब घर का मतलब म्यूजियम, अलग अलग मूर्तियां लगी हुई है। देवताओं का अमूल्य कोश जीएच ओझा। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने। विजय स्तंभ में, हम विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, 9 मंजिला है, 120 फुट ऊंचा है, विष्णु को समर्पित है। तीसरी मंजिल पर, 9 मंजिला है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है विजय स्तंभ पर। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। टोड ने कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया इसको विजय स्तंभ को। शिल्पी है जेता और उसका पुत्र नापा पोमा पुंजा चौथा। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा, राजस्थान पुलिस का यहाँ लोगो होता है। तो उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो सेकेंडरी एग्जाम कराती है, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम कराती है बोर्ड, उसका प्रतीक चिन्ह में भी है। और उसके अलावा सैनिक स्कूल है चित्तौड़ में, उसका भी प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ की स्टोरी चल रही है सब। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। विजय स्तंभ पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था राजस्थान की। जैन कीर्ति स्तंभ, देखो विजय स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना। विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ बोला जाता है। और एक कीर्ति स्तंभ और है, लेकिन ये जैन कीर्ति स्तंभ है जो 13वीं सदी में ही बन चुका था। और ये जैन व्यापारी जिजाक ने बनाया था, जिजाक बघेरवाल ने इसको बनाया था। ये आदिनाथ को समर्पित है और ये 7 मंजिला है और 75 फुट इसकी ऊंचाई है। प्रशस्ति यहाँ पे लिखी है अत्रि और महेश भट्ट ने यहाँ पे। ये 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है। और ये आदिनाथ जैनियों का है, तो ये वो विष्णु को समर्पित था, ये आदिनाथ को है। जैनियों के जो पहले तीर्थंकर हैं उनकी बहुत बड़ी इसमें प्रतिमा लगी हुई है जैन कीर्ति स्तंभ में, उसमें बहुत प्रतिमा इसमें लगी हुई है। भैंसरोगढ़, भैंसरोगढ़ भी देखो यहाँ पे है, ये चित्तौड़ जिला है, जैसे ये राजस्थान है ना, राजस्थान में यहाँ पे चित्तौड़ है और यहाँ पे भी चित्तौड़ है। चित्तौड़ का एक भाग इस तरफ है, इस भाग में यहाँ पे एक नदी जाती है चंबल नदी, और चंबल नदी की सहायक नदी एक है जिसका नाम है बामनी। चंबल और बामनी के संगम पर यहाँ पर है भैंसरोगढ़ का किला, बहुत मजबूत किला है। कर्नल जेम्स टोड ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मुझे कोई जागीर मिलती है तो मैं भैंसरोगढ़ की जागीर लूंगा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अगर मुझे कोई जागीर ऑफर करे, अगर मुझे कोई जागीर दे तो मैं
भैंसोरगढ़ की जागीर लूं। जल दुर्ग है, बहुत सुंदर दुर्ग है भैंसोरगढ़। ये चित्तौड़, विशाल किला, चित्तौड़ का, चित्तौड़ का विशाल किला, चित्तौड़। ये चित्तौड़, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया। ये देखो, ये विजय स्तंभ 9 मंजिला। ठीक है। ये इधर फतेह प्रकाश महल है। ये कुंड है, सूर्य कुंड है ये। ठीक है। और ये कई सारे मंदिर हैं। ये समदेश्वर मंदिर है, ये कुंभ श्याम मंदिर है, ये कुंभा के महल हैं। इस प्रकार पूरा बहुत बड़ा है ये इधर पीछे फतेह प्रकाश महल है। 9 मंजिला ये भैंसोगढ़। भैंसुरगढ़ जो है वो देखो, भैंसा शाह ने बनाया है। अलग अलग बातें चलती है, भैंसा व रोड़ा नाम के व्यापारियों ने बनाए। कोई तो कहता है ये भैंसा शाह ने बनाया था, कोई कहता है भैंसा और रोड़ा नाम के व्यापारियों ने बनाया था। देखो सीन क्या था कि जब व्यापारी उत्तर भारत से आते थे तो वो रात्रि में सुरक्षा के लिए यहाँ रुकते थे। यहाँ पे क्या है कि रात्रि में आप, है ना, चोरों से बचना है आपको, तो चोरों से बचना है आपको रात्रि में, तो इसलिए आपको यहाँ पे चारों तरफ पानी में सुरक्षित रखते थे ये। व्यापारी लोग अपना माल ले जाते थे तो रात को यहाँ रुककर अपने आप को सुरक्षा वो देते थे। तो चंबल और बामनी नदियों के किनारे है ये। दो नदियां हैं, चंबल और बामनी। यह एक जलदुर्ग है, यह एक जलदुर्ग है, दो तीन जलदुर्ग है। राजस्थान का वेलोर इसे बोला जाता है क्योंकि वेलोर एक तमिलनाडु में किला है और बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा वेलोर है, इसलिए इसे वेलोर बोला जाता है। राजस्थान का चंबल और बामनी नदियों पे वेलोर बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जलदुर्ग अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चित्तौड़ के 2 किले हो गए। चित्तौड़ का मुख्य तो इधर है और ये भैंसोगढ़ अलग है, बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है। चित्तौड़ के 2 टुकड़े हैं। तो देखो, ये तो हो गए शुक्र नीति के 9 दुर्ग हैं। और ये चाणक्य नीति के 4 दुर्ग, उसने तो जगह के आधार पे बताया है। उसके अलावा भटनेर है भाटियों का, भाटियों की मरोड़ बोलते हैं, उत्तरी सीमा का पैरी बोलते हैं, सबसे पुराना किला है ये। महमूद गजनवी यहाँ आया है, मंगोल यहाँ आए, उससे लड़ता हुआ शेर खां मरा था। तैमूर आया, दुल्लर आए, उस समय ये महिलाओं ने भी, मुस्लिम, हिंदू तो थी, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। और तैमूर ने इसकी बड़ाई भी की कि ऐसा किला मजबूत मैंने भारत में ही नहीं देखा। हुमायूं का भाई कामरान का भी देखा। सूरज सिंह ने इसको जीता था और इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। ये बीकानेर का किला, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, जूना, पुराने किले पर बना है इसलिए इसे जूनागढ़ बोलते हैं। 5 साल में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। धावन दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। 5 वर्ष इसके निर्माण में लग गए थे। करमचंद की देखरेख में ये बना था। लाल भी बोलते हैं इसको, लाल कलर का इसलिए। ये जैसलमेर, जैसल भाटी ने बनाया था, पीले पत्थरों का है। ये सोनारगढ़ भी बोलते हैं इसको, स्वर्णगिरी भी बोलते हैं, अंडमान भी बोलते हैं। जैसे कोई जहाज खड़ा है रेगिस्तान में, ठीक है, कोई पानी का यूज नहीं है, चूने का यूज नहीं है, बड़ा लिविंग फोर्ट है अंदर, और एक परकोटा है जिसको कमरकोट बोलते हैं। सबसे ज्यादा बुर्जें हैं 99, लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है। जैनियों ने अपनी पांडुलिपियां रखी, कई महल वगैरह है। घोड़ा की कहावत है, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, जत पहुंचे जे साण। 2.5 साखे हुए हैं। आधा साका लूणकरण के समय कांधार का आमिर अली खुद मारा गया। केसरियावाद जौहर नहीं हुआ। मोहनगढ़ दुर्ग है, जवान दुर्ग, पोखरण है। बाड़मेर में कोटड़ा और किलोण है। बालोतरा में सिवाना है जो वीर नारायण पवार ने बनाया था, बनाया पवारों परमारों का ही है। राठौड़ों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी, अणखल्ला किला,
दो साक्य में शीतलदेव वाला और 82 में कल्ला राठौड़ राय मल्लोत वाला, जब अकबर ने उदय सिंह को भेजा था, इसके चाचा को ही। गिरी सुमेल के बाद में शेरशाह सूरी ने यहाँ पे शरण ली थी। किल्लो अणखलो यूं कहे, आव कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे मेहणो तो सिर बांधे मोड़। जयनारायण व्यास को भी यहाँ कैद किया गया था। जालोर धारावर्ष परमार का बनाया हुआ है, नागभट्ट प्रथम ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उसने बनाया है, सुकड़ी नदी पर है जालोर। इसे स्वर्णगिरी बोलते हैं, कांचनगिरी बोलते हैं। उद्योतन सूरी ने यही कुवल्यमाला लिखी थी। हसन निजामी ने कहा इसके दरवाजे कोई नहीं खोल सका। परमार राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला बनाई, जिसको अलाउद्दीन ने मस्जिद बना दिया। मलिक शाह पीर की दरगाह है। राय का बाग रातों ही गया, ये कहावत है। कानड़ देव चौहान वाला मामला है। बदराजून है जालोर में। सिरोही में अचलगढ़ है। कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाया, कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। बसंतगढ़ है, कुंभा ने ही बनाया सिरोही में। उदयपुर में सज्जनगढ़, मानसून फोर्ट है सज्जन सिंह का, बांसदरा पहाड़ी पे। ये बांसदरा की पहाड़ी है। उट्टाला का किला जो सक्तावतों और चुंडावतों की लड़ाई के लिए जाना जाता है, वीरता के लिए। सराड़ा किला, मेवाड़ का काला पानी सलम्बुर में। चित्तौड़ में चित्तौड़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। इसमें कई मंदिर, महल, छतरियां हैं। विजय स्तंभ है। शिल्पी विजय स्तंभ के जेता, नापा, पूमा, पूंजा। जैनों का अलग से 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। भैंसोगढ़ है, राजस्थान का वेलूर कहते हैं। भीम सिंह और मान सिंह में जो लड़ाई हुई थी, और मान सिंह ने जालोर के किले में शरण ली थी, ठीक है, वो जालोर की कहानी है। जालोर में उसने फिर नाथ संप्रदाय के लोगों की मदद ली, और उसकी सेना आई थी, उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसलिए मान सिंह के समय नाथ साधुओं का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा शासन में। नाथ ही नाथ हो गया चारों में, खुद को सन्यासी राजा कहता था। महामंदिर तभी तो बनाया था उसने। तो ये भैंसोगढ़ तक की ये कहानी है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा अगर मुझे कोई जागीर देना चाहे तो मैं ये लूंगा, भैंसोगढ़।